वो छोड़ के भाग गए हमारे को, रहमान भाई छोड़ के भाग गए। बड़ी कोशिश करी बचाने की, भाग गए, मतलब मिल ही नहीं रहे वो। तो जब भी वो मिलते थे तो मेरी भेंट पे ऐसे गुदगुदी करके मेरे को बोलते यार डोंगा तैयार हो गया। मैं हाँ जी तैयार हो गया। खाना बन गया? मैं हाँ जी खाना बन गया, आयो कर लेते। तो मेरे को पता नहीं था वो कास्टिंग डायरेक्टर है। अच्छा। मैंने बोल दिया बैठा हूँ। मैंने तेवर दिखा दिया। चौड़ में आदित्य धर ने बताया कैसे कांटेक्ट किया था? सोशल मीडिया पे नहीं है, फोन नंबर से किया होगा। नहीं नहीं, उनके पास तो रहा होगा। हमने भी बड़ी कोशिश करी सर अक्षय सर का फोन नंबर मिल जाए। अच्छा, जो सोचा था उससे ज्यादा धुरंधर परफॉर्म कर रही है कि बहुत ज्यादा हमें लगा था सोचा कि कहाँ फिल्म तक था? नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हमारे न्यूज रूम में एक ऐसे धुरंधर आए हैं जिन्होंने धुरंधर में ऐसी धुरंधर परफॉर्मेंस दी है जो अब स्टार बन चुके हैं। धुरंधर से आपको याद ही होगा, धुरंधर मूवी जिसने ब्लॉकबस्टर मूवी है, बॉक्स ऑफिस में जिसने धमाल मचा रखा है। वर्ल्ड वाइड अभी तक 700 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। उस धुरंधर का भाग रहने वाले, उस धुरंधर में स्टार कास्ट अगर कहा जाए, एक छोटा सा किरदार, लेकिन उस छोटे से किरदार ने जो छाप छोड़ी है। नवीन कौशिक जी हमारे साथ मौजूद है। धुरंधर में डोंगा का किरदार आप लोगों को बड़ा पसंद आया। जिस तरह से जो वफादारी डोंगा ने रहमान डकैत के लिए दिखाई, आखिर में भले ही शरीर के चीथड़े उड़ गए हो, लेकिन जो परफॉर्मेंस थी वो एकदम क्या कहा जाए, मतलब धांसू टाइप की परफॉर्मेंस जी। तो नवीन कौशिक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल बहुत बेसिक सा, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना प्यार मिल रहा है जनता की तरफ से। रात में लोग फ़ोन कर देते हैं मेरे को, जिनके पास मेरा नंबर है। रात की 11 बजे की फिल्म देखते हैं, 3 बजे वो छूटते हैं वहाँ से और फिर मेरे को फ़ोन करके नींद से जगा देते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि उनको मेरा पार्ट बड़ा अच्छा लगा। वो भी अच्छा जो आपने बताया ना 4 बजे रात में वहाँ से छूटते हैं। हाँ जी। तो ये भी बड़े लोगों का था कि देखने गए 10 बजे मूवी, पता नहीं चला 4 घंटे की थी, कब सुबह हो गई। ये हो रहा है, कई लोगों के साथ हो रहा है। मेरे ख्याल से पहले ज़माने में ऐसी लंबी फिल्में बना करती थी, फिर एक टाइम आया जहाँ पे लोगों ने एक डेढ़ घंटे की फिल्में बनानी शुरू कर दी। अब वो शायद ज़माना वापस आ गया है जहाँ पे 3 घंटे की फिल्म, पूरी कहानी जिसमें सारे कैरेक्टर्स निकल के आएंगे, वो वापस आ रहा है। जैसा आपने बोला कि पहला ज़माना और ज़माना वापस आ गया, तो जो पहला ज़माना और ज़माना वापस आ गया, उस ज़माने के बीच में जो धुरंधर आई है, इसको लाना कितना कठिन था? 3.5 घंटे की फिल्म उस टाइम पे जहां पे रील्स का जमाना चल रहा है, आदमी 1 मिनट में अगर बोर हो गया तो वो स्क्रॉल कर देता है। हाँ जी। ये थॉट कहां से आया? आदित्य धर के साथ आपने काम किया, आदित्य धर के अंदर ये थॉट कहां से आया कि नहीं मैं 3.5 घंटे मूवी दिखाऊंगा, और वो भी पूरी नहीं, एक पार्ट उसके बाद भी लोग इंतजार करेंगे। तो ये थॉट कहां से था? कैसे आपकी कास्टिंग हुई? क्या वो यात्रा रही? क्या वो पल थे? उनको कुछ साझा करें आप जी। मुकेश हाबड़ा जी हैं जिन्होंने इस फिल्म की कास्टिंग करी है। वो मेरे को कई सालों से जानते हैं, दिल्ली के थिएटर सर्किट से वो मेरे को पहचानते हैं। तो मैं जब बॉम्बे गया था, मुंबई गया था मैं जब, तो मैं उनसे मिला था। उन्होंने मेरे को रॉकेट सिंह में भी देखा था। उन्होंने कहा था कि बड़ा अच्छा काम किया है और ऐसे ही काम करते रहे, जब मौका आएगा तो मैं भी तेरे साथ काम करूँगा, तेरे को अच्छा पार्ट दूंगा। और मैंने कई साल उनको बोला कि मुकेश भाई काफ़ी सारी ऐसी फिल्में कर ली, बॉस का रोल बहुत कर लिया, अच्छा बॉस, ख़राब बॉस, खड़ूस बॉस सारे कर लिए, अभी कुछ नया करने को दीजिए, क्योंकि एक्टर का मन होता है उसको अलग अलग वैरायटी मिले, वर्सेटाइल बने। तो फाइनली जब ये फिल्म की उनके पास कास्टिंग आई, उन्होंने मेरे बारे में सोचा, उन्होंने मेरे को याद किया, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि नवीन ये कैरेक्टर है, प्लीज़ मेरे को लगता है तेरे को ये करना चाहिए, क्योंकि जो तू खोजता आया इतने दिनों से, तो ये तेरे को मिलेगी। और फिर मैं आदित्य सर से मिलने गया और उन्होंने बताया कि नवीन ये कहानी जो मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं, ऐसे मोमेंट्स हैं हमारी हिंदुस्तान की हिस्ट्री के, जिनको एड्रेस नहीं किया गया है ठीक से, या उसकी जो सच्चाई है उसको ठीक से दिखाया नहीं गया है, वो क्या है, तो मैं वो दिखाना चाहता हूँ। और सारी कहानियाँ जो हैं उसके अंदर, कैसे वो बना, कैसे जो धुरंधर का कैरेक्टर जो है हमज़ा का, वो निकल के आता है, वो कैसे पहुँचता है, वो पूरी कहानी मैं दिखाना चाहता हूँ। और मेरे को थोड़ा बहुत बाद में पता चला था कि इसके अंदर स्टार कास्ट कौन सी है। संजय दत्त जी हैं, अर्जुन रामपाल जी हैं, आर माधवन जी हैं। तो मेरे को लगा शायद इन सब के बीच में मैं कहीं खो जाऊंगा। तो मैं आदित्य सर से फिर मिला, उनसे मैंने बोला कि सर इतना सारा है, इसके मेरा कैरेक्टर निकल के आएगा? उन्होंने कहा बिल्कुल निकल के इतने बड़े बरगदों की छांव में। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मैंने उनसे बोला कि मेरे को डर लग रहा है इसका। उनका नहीं, चिंता मत करो, क्योंकि ये सारे जो कैरेक्टर हैं, ये जो पात्र हैं, अगर हम उनको नहीं बनाएंगे तो ये जो बाकी स्टार्स के जो कैरेक्टर हैं वो निकल के नहीं आएंगे। ये जो दुनिया हम बनाना चाह रहे हैं, जो दिखाना चाह रहे हैं, सच्चाई दिखाना चाह रहे हैं, वो दिखाने के लिए हमें इन सारे कैरेक्टर्स को बनाना पड़ेगा। अच्छा, रहमान डकैत और उमर बलोच की गैंग में हाँ जी, डोंगा को जगह कैसे मिली? डोंगा कैरेक्टर को या मेरे को?
कैरेक्टर दोनों को? अच्छा, तो जहाँ तक मेरे को आदित्य सर ने बताया था, तो उन्होंने कहा था कि डोंगा का जो कैरेक्टर है ये रहमान डकैत का बहुत वफादार है। बहुत कम उम्र में रहमान डकैत जब अपनी गैंग बना रहे थे तो उन्होंने शायद इसको आसरा दिया होगा, उसको बुलाया होगा, उसके किसी कारनामे पे उसको इनाम दिया होगा और तब से डोंगा उनका वफादार हो गया है। और डोंगा जो है उनका एक तरीके से बॉडीगार्ड है, वो सिर्फ उसी पे विश्वास रखते हैं कि कल को कोई उनको मारने आएगा तो डोंगा उनको बचाएगा। वो जो 2-3 जगह फिल्म के अंदर मौका भी मिला है वो कैरेक्टर खेलने का, वो मोमेंट्स खेलने का, तो वो हुआ। और जब मैं ये फिल्म में पहुंचा, गैंग की जो हमारी सारी जो डायनामिक्स है हमारा, वो बहुत पहले से ही आदित्य सर ने अच्छे से पेन डाउन कर रखा था, लिख रखा था कहानी के अंदर कि ये कैरेक्टर ऐसे हैं, ये दूसरा कैरेक्टर ऐसा है। बहुत सारे इसके अंदर आप सेकंड फिल्म में भी देखेंगे कैरेक्टर्स निकल के आएंगे। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि सर ये कैरेक्टर का नाम डोंगा क्यों है, क्योंकि मेरे को तो मतलब दिल्ली में रहते हुए डोंगा का एक ही मतलब पता था कि वो बर्तन होता है जिसमें खाना बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देख नवीन, सारे जो गैंग में मेंबर हैं सारे लंबे चौड़े मुस्टंडे, एकदम बॉडी बनी हुई, किसी के 6 पैक एब्स हैं। मेरे को डोंगा ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो मतलब बिल्कुल उनसे अलग हो, बिल्कुल अलग ही नज़र आए, अलग से दिखे। उसका नज़रिया जो है लाइफ को देखने का, जिस तरीके से वो हंसी मजाक करता है, उसमें भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि ये कितना खूंखार आदमी है। वो जैसा हमने देखा भी, जब आप यहाँ इसी फोटो में रणबीर सिंह हाँ को जी, हाँ जी। एसपी चौधरी के बारे में बता रहे थे, उनका इंट्रो दे रहे थे, एसपी चौधरी कौन है। जी जी जी, तो वो जी। देखने को ही मिला कि वो कैसा कैरेक्टर था एक। हाँ, एकदम मतलब हंस मजाक करने वाला, जोक्स क्रैक करने वाला कैरेक्टर है। तो वो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये खेलने का मौका मिलेगा। और मेरे हिसाब से मेरे को लालच ही इस बात का था कि एक तरफ मैं दिखाता हूँ कि डोंगा कितना हंसी मजाक करने वाला है, किसी की टांग खींच रहा है, किसी के साथ मस्करी कर रहा है, और फिर जब फिल्म में क्लाइमैक्स आता है और उसको मौका मिलता है रहमान भाई की जान बचाने का, तो पूरा कैसे फट के निकल के आता है, कैसा उसका वहशीपना, दहशत जो है उसकी, वो दिखाने का मौका मिलता है। अच्छा, अक्षय खन्ना हाँ जी। इस समय जो भले सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया कि हर एक रील का जो फ्लो होता है ना, जो फीड आती है, हाँ जी, उसमें वो ये कहा जाए कि यार तीसरी रील अक्षय खन्ना से पटी हुई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भले ही उनको ना पता हो क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं है। हाँ जी। तो कैसा लगा, क्या कभी ऐसा सोचा था जब मूवी अब शूट कर रहे थे, जब तैयारी चल रही थी मूवी की, शूटिंग चल रही थी, तो क्या लग रहा था, किस तरह से, क्या अक्षय खन्ना का वो जो एक मूवी की क्या स्टोरी थी पीछे, मतलब ऑन स्क्रीन तो सबने देखा, ऑफ स्क्रीन क्या कुछ कहानी थी? देखिए, फिल्म की शूट से पहले उन्होंने छावा कर रखी थी, तो ऑलरेडी उनके थोड़े लोग बात करनी शुरू हो गई थी कि उनकी एक्टिंग कितनी कमाल की है, कम बैक हुआ है, और कितना कमाल का उन्होंने कैरेक्टर किया है कि उससे नफरत हो जाती है औरंगजेब के कैरेक्टर से। तो वो एक एक्सपेक्टेशन थी उनसे। और फिर जब वो इस सेट पे आए, मैंने उनके साथ दिसंबर में शूट करना शुरू किया था, हालांकि जबकि मेरा पार्ट ऑलरेडी अगस्त में चालू हो गया था फिल्म में। तो दिसंबर में जब वो आए, जिस तरीके से वो सेट पे रहा करते थे, एक तरीके से वो रहमान डकैत बन ही गए थे सेट पे। जैसे रहमान डकैत फिल्म में भी अलग रहता है, ज़्यादा कम बात करता है, आंखों से ज़्यादा बात करता है, कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं। जी 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 जी, वो आंखों से ज़्यादा बात करते हैं। तो अक्षय सर भी सेट पे वैसे के वैसे हो गए थे। ऐसा नहीं था कि वो किसी से बात नहीं करते। अगर आपका मन करे उनसे जात के बात करने का, तो सीन के बारे में क्या करना चाह रहे हो, उन चीज़ों के बारे में हम्बलनेस थी कि कोई भी आके बात कर सकता है, लेकिन काम की बात करना है, हंसी मजाक इधर उधर की बातें मत करना, क्योंकि कैरेक्टर सीरियस है। और उनको समझ में भी मेरे को लगता है आ गया था कि कैरेक्टर कितना बड़ा होने वाला है। अगर नवीन कौशिक वहां जा रहे हैं, हाँ जी, तो नवीन कौशिक डोंगा बन के मिलने जाएं। नवीन कौशिक बन के अक्षय खन्ना के पास ना जाए, डोंगा बन के रहमान डकैत के पास जाए। बिल्कुल ऐसा ही कुछ था। बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही था। उनसे 2-3 बार मेरी बात हुई जब ट्रेलर आया या जब हमने उनके साथ सीन्स किए, तो मैंने उनसे बोला सर आपने ये जो किया है मेरे को, मतलब एज अ एक्टर मेरे को बड़ा अच्छा लगा, कि आपकी जो चॉइसेस हैं सीन के अंदर। तो उन्होंने कहा अरे कैसे, क्या अच्छा लगा तुम्हारे को, ऑलमोस्ट एक बच्चे की तरह पूछने लगे थे। हाँ। कि कैसा लगा, क्या किया, अच्छा वो मैंने उसमें देखा, वो तुमने नोटिस किया। तो मैंने वो थोड़ी बहुत बातें होती थी, लेकिन वो काम से काम की जो बात होती है वो रखते थे सबके साथ, क्योंकि उनको भी मालूम था एक कैरेक्टर आइकॉनिक होने वाला है, ये लोग याद करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो उसका जो सीरियसनेस है उन्होंने वो कभी जाने नहीं दिया अपने। अच्छा, जो सोचा था उससे ज़्यादा धुरंधर परफॉर्म कर रही है कि बहुत ज़्यादा हमें लगा था कि फिल्म अच्छी था। ये तो हम सोच रहे थे कि हिट होगी, लोगों को फिल्म अच्छी लगेगी, इसके अंदर काफ़ी सारा एक्शन है, बहुत सारे इमोशनल सीन्स हैं और लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। और कई सारे एक्टर्स ऐसे आए जैसे मेरा हो गया या गौरव खेरा जी का हो गया या राकेश बेदी जी का हो गया, कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऐसे कैरेक्टर्स करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो शायद हमसे कभी किसी ने पूछा ना हो।
तो एक वो एक्साइटमेंट तो थी कि अब लोग हमें इस तरीके से देखेंगे। प्लस जो रणवीर सिंह ने किया है या जो अक्षय जी ने किया है या जो माधवन जी ने किया है, वो उनको भी कोई पहचान नहीं पा रहा है। तो एक पता तो था कि ये फिल्म हिट होने वाली है। भूल गए आप? नहीं, संजय दत्त जी तो है ही इंट्रोडक्शन आपने कराया था एसपी चौधरी। मैंने इंट्रोडक्शन कराया था, मेरे को सीन नहीं मिला उनके साथ। मेरा हमेशा से ये थोड़ा रहेगा धुरंधर के साथ कि मैं उनके साथ कोई सीन नहीं कर पाया। अब सेकंड पार्ट में तो चांस भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, आप ही नहीं बता दिया, चीथड़े उड़ चुके हैं मेरे, तो कहाँ ही से पार्ट मिले, चांस मिलेगा। अच्छा, सेकंड पार्ट से याद आया, जो जहां पे मूवी खत्म हुई है, हाँ जी, अक्षय खन्ना बिल्कुल जो रहमान डकैत है मार दिए गए। उसके बाद वो जो बेंच है वहां पड़ी हुई हॉस्पिटल की, हाँ जी, जहां मूवी खत्म होती है, वहां पे वो वापस से वही अपना स्वैग सिगरेट पीते हुए फ्लैशबैक टाइप दिखाया गया। हाँ जी, क्या कुछ नहीं वो फ्लैशबैक नहीं है, रहमान डकैत के जिंदा रहने की? नहीं, वो फ्लैशबैक नहीं है, वो एक डिवाइस है फिल्म मेकिंग के अंदर कि जो हमजा का जो कैरेक्टर है, जिसको उस जगह तक पहुंचाया रहमान डकैत ने, उस पर ट्रस्ट करके, उसके ऊपर विश्वास करके, उसका शायद वो थोड़ा एक गिल्ट का भी है कि यार मैंने इसको मार दिया है, गिल्ट भी है, प्लस ये भी है कि यार सही इंसान को मार दिया, अब मेरे को इसकी जगह लेनी है। वो भी तब जब वो, अगर मूवी की हम बात करें, वो बलूचिस्तान जाके वहां से हथियार लेके 26/11 का अटैक उसमें दिखाया गया, वो अपने हाथों से बंदूक देता है हमजा, और वो कहता है अरे इसको मैंने अपने हाथों से बंदूक दी थी। तो जब ये कहानी चल रही थी, तो किस तरह की एक भावना होती है मन के अंदर, क्योंकि जिन्होंने भी ये मूवी देखी 90% लोग जो भी निकल के आए सबने तारीफ की, और जिन्होंने इसकी अगर बुराई भी की, क्रिटिसाइज भी किया, तो वो ट्रोल हुए। तो मतलब बहुत कम ऐसा होता है, कुछ ऐसा सिनेमा आए जिसे देखने के बाद आदमी ये कहे कि मैं इसमें बुराई क्या करूं या इसमें कमी कहां पे निकालूं। तो वो सिनेमा ऐसा जब शूट हो रहा था, उसके बाद एडिटिंग, फिर बहुत सारी चीजें हुई, स्क्रीन पे आया, तो जब वो शूटिंग हो रही थी, तो किस तरह से उसको बांधा जा रहा था, कैसे उसको संजोया जा रहा था, किस तरह से आदित्य धर की अगर हम बात करें, एक डायरेक्टर की बात करें, तो किस तरह से वो डायरेक्टर कैरेक्टर्स के साथ, एक्टर्स के साथ उस स्टेज पे, उन जहां पे शूटिंग हो रही थी, वहां पे कैसे वो चीजों को संभाल रहे थे। तो सेट पे देखिए उन्होंने काफ़ी साल लगा के स्क्रिप्ट लिखी, काफ़ी रिसर्च किया है, जो रियल लाइफ इंसिडेंसेस हैं, जो पार्लियामेंट का अटैक था या 26/11 का जो अटैक था, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी थी, लाइव फुटेज लेके आए थे वो सरकार से, आर्काइव से, न्यूज़ चैनल से। तो वो उनकी स्क्रिप्ट के ऊपर उनका बहुत विश्वास था, और उन्होंने पूरी जो स्क्रिप्ट है इतनी अच्छे से लिखी हुई थी कि हम एक्टरों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उसको जिंदा करने के लिए। डिटेलिंग बहुत अच्छी, डिटेलिंग बहुत थी, और जब भी हम उनके पास कोई सवाल लेके जाते थे कि ये क्यों या ऐसा क्यों या इसको हम ऐसे करें, तो उनके पास हमेशा जवाब रेडी रहता था, क्योंकि उनको होता ना कि आप पहले इतनी आपने अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर लिया है कि कोई भी सवाल पूछ लो उनके पास रेडी है, तो वो हमेशा रेडी रहते थे। हमें ज़्यादा क्योंकि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसलिए निखर के सारे कैरेक्टर आए हैं। तो सारी आई थिंक उनकी एडिटिंग जो है या जो कहानी है, जिस तरीके का स्टाइल है उनको दिखाने का, वो उनका पहले से ही बना हुआ था। वो अक्षय खन्ना का आइकॉनिक डांस स्टेप जो वायरल हो रहा है, उसके पीछे की क्या कहानी? मतलब ये कोरियोग्राफ किया गया था या ये वो जो वाइब थी वहां पे, जब मिलने जा रहे हैं, लियारी में एक बलूचों का बादशाह वहां बन गए हैं, रह रहे हैं, भले ही हमजा ने रोकने की कोशिश की बलूचिस्तान के लिए, बलूच है ये हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वो वहां पहुंचे हैं, एक जिस तरह का वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो दिखता है, एक एक छोटी छोटी सी एक्टिंग, इमोशंस वो दिख रहे हैं वहां पे, जो माहौल बना हुआ है। उसके बाद जो अक्षय खन्ना का वो जो आइकॉनिक स्टेप आता है, हाँ जी, उस आइकॉनिक स्टेप की क्या कहानी उसकी ये है कि वो पहले से प्लान्ड नहीं था। ये हमारा वाइब में आया, लास्ट हमारा शेड्यूल था शूट का, तो आई थिंक अक्षय खन्ना जी जो है उनका ऑलमोस्ट जो पूरा फिल्म के अंदर जो पार्ट है, उसका जो एक्शन है या ड्रामे वाले सीन्स हैं या इमोशनल सीन्स हैं, वो सारे ख़त्म हो चुके थे, तो वो भी थोड़ा रिलैक्स माहौल में थे, मूड में थे। और मेरे ख्याल से जो मैं, जहाँ तक मेरे को लगता है कि उन्होंने एक चीज़ पकड़ी रहमान डकैत की, वो कि एक बहुत घिनौनी हरकत करने आया है अपने ही ट्राइब के लोगों के मतलब साथ। वही जो उससे पहले एक हमजा के साथ जो लड़ाई होती है, क्योंकि आप उनको कैसे मदद कर सकते हो जो हमारे लोगों को मारने की कोशिश बोलता है, अपने काम से काम रखो, मामला था उसका। अब वो यहाँ पे आया है, उसने इन लोगों के साथ घिनौनी हरकत करनी है, तो सबसे पहले एक चीज क्या करेगा, वो उनके ऊपर अपना पावर नहीं करेगा, उनको अपना दोस्त बनाने की, प्यार बनाने की, ताकि वो बड़ी आसानी से मान जाए, वो चीज़ करने के लिए जो हमजा ने उनको करने से रोका। तो आई थिंक एक वो पहलू भी उन्होंने उसके अंदर लाने की कोशिश की, जो लोग पकड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो गाना ही इतना आइकॉनिक हो गया, उनका स्टेप इतना आइकॉनिक हो गया कि
कि ये पकड़ ही नहीं कि यार ये आदमी ना इनको धोखा देने वाला है, इनके साथ घिनौनी हरकत करने वाला है। तो कभी भी किसी के साथ घिनौनी हरकत करनी हो तो सबसे पहले क्या, उनसे प्यार करवाओ, अपने साथ प्यार करवाओ, उनको लगवाओ कि ये हमारा ही बंदा है जो यहाँ पे आया है हमसे मिलने और हमारे को इतना प्यार दिखा रहा है, हमारे लिए दवाइयाँ लेके आया है, हमारे लिए मेडिकल इक्विपमेंट लेके आया है, तो ये तो हमारे को धोखा देगा ही नहीं। तो वो एक पहलू उन्होंने हमारा रहनुमा है, जो हमारा रहनुमा है, लियारी में रह रहा है। एग्जैक्टली तो वो उन्होंने उसमें डाला। और आई थिंक गाना इतना कमाल है कि हम जब सुन रहे थे सेट के ऊपर उसका अच्छा, समझ नहीं आया वो था क्या। हम भी अभी आज तक सोच रहे हैं कि उसका मीनिंग क्या है, गा ही नहीं पाते। म्यूजिक और जो वाइब थी, हाँ जी, वो उस पे मतलब कई बार ऐसा देखा गया। अभी तक अगर मैं अपना बताऊं, मैंने किसी दूसरी मूवी पे किसी दूसरे स्टार को या जो और बॉलीवुड के एक्टर्स हैं उनको इतना ज्यादा वाइब करते हुए नहीं देखा, तारीफ करते हुए नहीं देखा। इकलौता ये गाना ऐसा था और ये मूवी ऐसी थी कि हर एक एक्टर तारीफ कर रहा है, उस गाने पे वाइब कर रहा है, रील्स बना रहा है उस गाने पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हम करते हुए भी हमारे को समझ में आ गया था। गाने के बारे में कुछ बताएंगे, कहाँ से वो गाना आया, कहाँ से क्लिक ये हुआ? तो मतलब आपको आदित्य सर से ही बात करनी पड़ेगी, वो कहाँ से ढूंढ के लाए। हम भी जब सेट पे शूट कर रहे थे हम खुद सोच रहे थे ये गाना कौन सा है, हाँ। ये गाना कहाँ से आया, हमने आज तक नहीं सुना, क्योंकि तब तक ये फेमस हुआ नहीं था। मजा आ रहा है, गा भी नहीं पा रहे साथ में। मतलब बाकी हमने शरारत जो गाना है वो आइटम सॉन्ग जो है फिल्म का, वो तो हमारे को, हम जब कर रहे थे शूट तो हमारे को शब्द समझ में आ रहे तो हम गा भी सकते थे साथ में। इसके साथ तो हम गा भी नहीं सकते, पता नहीं क्या गा रहे हैं वो उसके अंदर। तो हमको अच्छा तो लग रहा था, मन भी कर रहा था कि इसके ऊपर नाचा जाए। तो आई थिंक वही फीलिंग जो है, वाइब जो है, अक्षय सर ने पकड़ ली कि सबका मन कर रहा है नाचने का, तो आओ रहमान डकैत के साथ नाचेंगे लोग तो अच्छा लगेगा। तो उन्होंने जाके आदित्य सर को बोला कि यहाँ पे ट्राई करते हैं, मैं डांस करूँगा, तुम बताना कैसा लगता है, अच्छा लगे तो लगा देना। तो उन्होंने करा। ये बोला था पहले कि मैं ट्राई करूंगा अपनी तरफ से कुछ इम्प्रोवाइज क्योंकि पहले नहीं था, पहले ये था कि वो हम आते हैं, वो अपनी गद्दी पे बैठते हैं, उनकी पगड़ी लगाई जाती है और अब आगे सीन चालू हो जाता है। लेकिन दूसरे तीसरे टेक में आई थिंक उन्होंने जाके आदित्य सर से बात करी कि मैं कुछ ट्राई करना चाहता हूँ, और वो आए और उन्होंने टेक में ही ट्राई कर दिया, हमें कुछ बताया नहीं गया था। तो हम भी सारे जो पीछे खड़े थे वो देखने के बाद लगा हुआ क्या ओजी कर दिया है। हाँ जी, बिल्कुल 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 ओजी कर दिया। अच्छा, धुरंधर की बात तो होगी, हाँ जी। अब बात उस यात्रा की करते हैं जिसने आपको धुरंधर बनाया जी। साल 1999, दिल्ली, 17 साल का एक लड़का पहली बार थिएटर ज्वाइन करता है। हाँ जी। क्या सोच के थिएटर उसमें ज्वाइन किया था? और सबसे ये सवाल कठिन इसलिए है क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आपके माता और पिता दोनों डॉक्टर। हाँ जी। डॉक्टर की फैमिली में एक्टर बनना, हाँ जी। हालांकि टर लगा हुआ है एक्टर बनना, क्योंकि डॉक्टर हमेशा मतलब एक मिथ्या है, जो भी है वो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बन जाए। जी जी जी। कैसे मनाया, कैसे समझाया? और 17 साल की उम्र, नाबालिग थे उस समय तो। हाँ जी। और थिएटर करने लगे। तो मेरा ये स्कूल में मैंने बहुत थिएटर किया था। मेरे माँ बाप का मानना है कि अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो हर चीज़ की तरफ रुझान होना चाहिए, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, थिएटर हो, पढ़ाई लिखाई हो, किताबें हो, कहानियाँ हो। तो वो हमेशा इनकरेज करते थे इन चीज़ों को करने के लिए। और मैं भी कोशिश कर ही रहा था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, क्योंकि अपने माँ बाप का सपना होता है, वो पूरा करने का मौका मिले। वो चाह रहे थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं भी मेरे को भी लगता था कि डॉक्टर बनूंगा तो ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही करूंगा। लेकिन तब मेरे ख्याल से थोड़े साल पहले शाहरुख खान जी की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आई थी, और मेरे को लगा था इससे पहले कोई चीज़ ही नहीं हो सकती, ये करने का मौका अगर मिल जाए, ऐसी ज़िंदगी जीने का मौका मिल जाए। तो मेरे को कि मेरे किसी ने किया था क्या? हाँ जी, उस जमाने में तो सारे ऐसे ही लोग थे, ऐसे ही लोग इंस्पायर करते थे। सवाल हाँ जी, बोलिए। शाहरुख खान ने इंस्पायर किया था या दिल वाले दुल्हनिया ले जाके उसके रोमांस ने इंस्पायर किया? मेरे ख्याल से फिल्म ने ज्यादा मेरे को इंस्पायर किया था। लेकिन शाहरुख खान जी ने उसको इतना अच्छा किया है कि एक तरीके से उन्होंने ही इंस्पायर कर दिया कि ऐसा देखना चाहता हूं मैं अपने आप को बड़े पर्दे पर। और फिर मैंने उन टीचर को ढूंढा जिन्होंने उनको ट्रेनिंग दी थी। मैं उनके पास गया थिएटर सीखने, उन्होंने बताया कि मेहनत लगती है बेटा, ऐसा नहीं होता कि आ गए तुम और शाहरुख खान बन गए स्टार। हाँ, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो हमने वो करी। आज हम उसके 25 साल के बाद करीब आपसे बात कर रहे हैं धुरंधर को लेकर। थैंक यू। मतलब छोटा पार्ट है लेकिन पूरा मतलब खेलने का मौका मिला। आ रहा था, छोटा पार्ट है। इससे पहले भी कई छोटे छोटे किरदार आपके रहे थे। हाँ, रॉकेट सिंह से शुरुआत हुई हो, अब यहाँ पे आए हो, यहाँ से एक फेम मिलना शुरू हुआ। तो जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स मिला के एक नवीन कौशिक जो बना है, वो अब अपने आप को कैसे देखता है, वो बॉलीवुड को कैसे देखता है? क्योंकि जिन संघर्षों की कहानी हम सुनते आए बड़े बड़े एक्टर्स से, बड़े बड़े अभिनेताओं से, स्टार्स से,
कि गए मुंबई में ऐसे स्ट्रगल किया, आप जब दिल्ली से निकले क्या संघर्ष रहा? और आज से 40 साल पहले अगर हम किसी पुराने एक्टर से बात करें तो उनका संघर्ष अलग था, लेकिन ये जो बदलता युग है, जो एआई का जमाना आ रहा है, जो सोशल मीडिया का जमाना आ रहा है, उसमें थिएटर को, रंगमंच को जिंदा रखना अपने अंदर, उस रंगमंच को स्क्रीन के ऊपर लेके आना किस तरह मुश्किल है और कितना आसान है, कितना आसान बना देता है अदाकारी को रंगमंच? रंगमंच तो सब ट्रेनिंग है। रंगमंच के अंदर आप वो कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको जीना सीखते हैं और वो बहुत जरूरी दिल्ली से है। मुंबई की यात्रा हाँ, पे मतलब बात यात्रा के अंदर तो है ही है कि आपको करना पड़ता है थिएटर। आप जो मेरे को थिएटर में ट्रेनिंग मिली उसी की वजह से मैं ये कैरेक्टर्स अच्छे से कर पाता हूँ। संघर्ष मेरा वैसा नहीं था जैसे बहुत सारे स्टार्स का रहता है। मेरा ये था कि मेरे पेरेंट्स ने बोला था, बेटा तुम्हारे पास थोड़ा सा ही पैसा है तुम्हारे को देने के लिए, मुंबई जा रहे हो, कोशिश करना, हो गया तो ठीक है, वरना वापस आके कुछ और कर लेना, डॉक्टर बन जाना। हाँ, डॉक्टर तो मतलब फिर 10 साल और लगाओ पढ़ाई में। तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। वहाँ पे गया मैं, मैंने एक कमरा सा लिया रहने के लिए। स्ट्रगल तो यही थी कि मेरे जैसी लुक वाला, कि उस ज़माने में भी मेरा गंजापन होता था और थोड़ी बहुत दाढ़ी होती थी, तो लोग वो कैरेक्टर, वो लुक जो है वो देते नहीं थे बहुत सारे कैरेक्टर्स को। लेकिन फाइनली रॉकेट सिंह में मेरे को शिमित अमीन ने चांस दिया। कैसे ब्रेक मिला था? उसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। अभिमन्यु रे थे यशराज के कास्टिंग डायरेक्टर। मैं उनके ऑफिस गया था अपने दोस्त के साथ और मैं रिसेप्शन में बैठा हुआ था जब वो अंदर आए और उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने पूछा यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मेरे को पता नहीं था वो कास्टिंग डायरेक्टर है। अच्छा। मैंने बोल दिया बैठा हूँ। मैंने तेवर दिखा दिया चौड़ उनको। में। उन्होंने किस बात के लिए? दिल्ली वाली चौड़। हाँ, दिल्ली वाली चौड़। मैं क्यों बैठे हुए? उन्होंने पूछा। मैं कहा मन कर रहा है। तो सुन के चले गए अंदर। थोड़ी देर बाद आया कि उनको अंदर बुलाओ। मैं कहा अच्छा, कास्टिंग डायरेक्टर बुलाने जाके मिल के आते हैं। मैं अंदर गया तो वो सामने जिनसे मैं अभी लड़ा था वही बैठे हुए हैं। चौड़ ने स्टार चौड़ बना दिया। में एकदम मतलब उतर गया कि ये यहाँ पे तो मतलब पहले ही आते हैं यशराज के अंदर। मैंने कबाड़ा कर दिया, निकाल देंगे, कभी काम नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा एक काम करो, ये सीन पढ़ो, उसी तेवर के साथ जहाँ पे बाहर मिले थे। मेरे को लगा टांग खींच रहे हैं। मैंने कहा सर सॉरी, गलती हो गई ना, आप माफ़ कर दीजिए ना। कह रहा नहीं, मेरे को वो चाहिए, करो ना, ये सीन को पढ़ो इस तरीके करके दिखा। तो मैंने वो पढ़ा सीन, और वो वही वाला सीन था जहाँ पे वो नितिन राठौड़ हैप्पी सिंह को लेके जाता है बाहर दिखाने की सेल्समैन कैसे करते हैं। मैंने उस तेवर से पढ़ा। उन्होंने कहा एक काम करो, अच्छे से कपड़े पहन के आओ, वापस आओ शेव वेव करके, शाम को आना, फिर ऑडिशन लेंगे तुम्हारा। अच्छा, अब बड़े रोल के कॉल वॉल आने शुरू हो गए? थोड़े से कॉल्स, बातें चालू हुई हैं, पूछ रहे हैं कि क्या करना चाह रहे हो, कैसे करना चाह रहे हो। तो मैं वेट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ICM करके आपने अपना भी एक शुरू किया है, इम्प्रूव। बहुत पहले किया था। अब तो मैं Comedy मिस्चिफ मुंबई। इन एक्शन करके एक हाँ? ग्रुप है, मिस्चिफ इन एक्शन करके है, MIA। तो मैं क्या वो मतलब चलाता क्या हूँ। कहानी थी? संघर्ष करने गए वहाँ, हाँ जी, हाँ जी। ब्रेक मिल गया, उसके बाद सोचा नहीं अब अपना कुछ करते हैं, वो वाला कहाँ से आया? क्योंकि थिएटर करना था, थिएटर के साथ वो हमारा जो कहते हैं ना, जड़ हमारी वही है, वहीं से आए थे, रंगमंच। तो हमारा मन था कि वो करें। अरे एक वो सवाल बीच में जो रह गया था, मैंने एक फ्लो में कई सवाल आपसे पूछ लिए, तो उसमें वो एक सवाल शायद दब गया। जो इस समय जो बदलता हुआ दौर है, हाँ जी, उसमें एक रंगमंच का अभिनेता मुंबई जाता है, उसको ब्रेक मिलती है, छोटे छोटे कैरेक्टर्स मिलते हैं, पॉपुलर होता है, अब बड़े किरदारों के लिए फोन आने लगता है। वो जो अभी सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया पे जो एक्टिंग चल रही है, वहां पे जो अदाकारी चल रही है, उसको कैसे देखता है? और मुंबई में जाके इस समय कितना मुश्किल है उन लोगों के लिए काम करना, मुश्किल है, आसान है, जो अभी इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो मुंबई में जाके स्ट्रगल करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे बेहतर उन्हें कोई नहीं बता सकता। आप आज के दौर के अभिनेता हैं, तो क्या कुछ उन्हें बताना चाहेंगे कि क्या सिर्फ इंस्टाग्राम या रील बना के वो जो अदाकारी की एक फनकार होती है, जिसको हम क्राफ्ट कहते हैं, वो क्राफ्ट हासिल हो सकती है, या उसके लिए क्या तपस्या करनी पड़ती है? मेरा मानना है कि आपको अगर रील्स और इंस्टाग्राम से रील्स बना के पॉपुलैरिटी मिल रही है और लोग आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसको आप जाके और सीखिए। आप भी सोशल मीडिया क्रिएटर रहे हैं, आपने भी क्रिएटर किया है, थोड़ा बहुत तो काम हर किसी को करना पड़ता है, हाथ पांव तो सभी मारते हैं। बिल्कुल। तो आपको वो करना चाहिए। आपने थिएटर करके आपको अपने स्किल को और रिफाइन करना चाहिए, उसको और निखार लाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया 3 सेकंड का खेल है, रंगमंच 2 घंटे का खेल है, सिनेमा 2 साल का खेल बन सकता है। तो वो कैसे उस चीज़ को करते रहेंगे, उस कैरेक्टर में कैसे अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, उसके लिए आपको स्किल्स सीखना पड़ेगा। क्योंकि कल को आपको चोट लग जाए, मैं पट्टी तो बांध सकता हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर तो नहीं बन जाऊँगा ना। डॉक्टर बनने के लिए मेरे को जाके सीखना पड़ेगा। अगर मैं आपने इतने साल एज ए मतलब प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट। जी 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 जी। औपचारिक उपचार नहीं कर सकते हैं।
उसके लिए मेरा मानना है सीखना तो पड़ेगा ही ना। अगर ऑपरेशन करना है तो आना तो चाहिए ना करना ऑपरेशन, वरना कैसे आप जान ले लेंगे किसी की। तो सेम वैसे ही है, अगर आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं तो करिए। अब तो एवेन्यूज़ मिल गए हैं लोगों को, पहले कम होते थे, या तो थिएटर करो या टीवी करो या सिनेमा में जाओ, लेकिन अब आप सोशल मीडिया पे भी पॉपुलर हो सकते हो, सोशल मीडिया पे भी कंटेंट बना के लोग आपका काम देख सकते हैं और कभी भी वायरल हो सकते हो। बट उसको अगर आपने बड़े पर्दे पे लाना है, सिर्फ फॉलोअर्स से मेरे ख्याल से नहीं होगा, उसके अंदर थोड़ा स्किल सेट ज़रूरी होगा, क्राफ्ट ज़रूरी होगा, आर्ट जो होती है, कला जो होती है, उसकी तो ज़रूरत है ही है। बिल्कुल। तो मेरा नाम रुपेश मोहन वर्मा है। हाँ जी रुपेश। तो मुझे ये पूछना था कि जैसे जो डायरेक्टर है मूवी के, आदित्य धर जी, तो उन्होंने आपका जो नाम रखा है मूवी में डोंगा, हाँ तो जी। आपने उनसे सवाल किया कि ये नाम का मतलब क्या है, और ये नाम मतलब अजीब सा नाम डोंगा। मैंने उनसे पूछा था, मैंने पूछा उनसे कि इस कैरेक्टर का नाम डोंगा क्यों है। क्योंकि दिल्ली में रहते हुए डोंगा का जो मतलब होता है वो एक ही बर्तन जिसमें खाना बनता है, गोल बर्तन होता है। डोंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये मेरे को इसलिए कास्ट क्योंकि तब मेरा थोड़ा वेट चढ़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा मेरे को गोल बटोल सा चाहिए क्योंकि वो बड़ा क्यूट लगता है, लोग एकदम उस पर ट्रस्ट करने लग जाएंगे कि ये तो हंसी मजाक करने वाला कैरेक्टर है। लेकिन जब मैं उसको पलटूंगा, डोंगा जब गिरता है तो बहुत शोर करता है, बहुत आवाज़ करता है, तो जब डोंगा फटेगा सीन के अंदर, वो भारी पड़ेगा पुलिस के ऊपर, तो वो मेरे को वो कैरेक्टर वैसा चाहिए। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नाम बना रखे हैं, जैसे हमारी गैंग में एक लड़का है, उसका नाम है मुक्का, वो एकदम छोटा सा लड़का है लेकिन उसका नाम रखा हुआ है मुक्का क्योंकि वो बड़ी ज़ोर से पंच मारता है। या एक लड़का है वो कमांडो है उसका नाम, तो क्योंकि वो वहाँ का जो कमांडो ग्रुप है उसको छोड़ के भाग के आया, वो गैंग में भर्ती हो गया। तो ऐसे इंटरेस्टिंग उन्होंने नाम बना रखे थे, तो ये मेरे को उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी। और एक चीज़ और मुझे पूछना था कि जैसे आपने कॉमेडी हो गई और या फिर एक्शन हो गया, तो दोनों में सबसे ज़्यादा मतलब टफ क्या है आपके हिसाब से? अभी तो मैं बोलूँगा एक्शन, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है और बहुत चोटें लगती हैं जब आप एक्शन करते हो, और इतना सारा चीज़ें चल रही होती है साथ में, स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी हो रहे हैं, आप गलती से दूसरे को ना मार दो। अब इसके अंदर तो मैंने जिनके साथ एक्शन किया वो रणवीर सिंह है और अक्षय खन्ना है। ये भी डर लगा रहता था कि गलती से पड़ गई उनके तो क्या करेंगे। तो ये ना हो कि कोई पलट के बोल दे अरे इसने कैसे मार दिया मेरे को, तो वो डर लगा रहता है। लेकिन वो मेरे को लगता है थोड़ा टफ है क्योंकि उसके बहुत ट्रेनिंग लगती है। ऐसा नहीं कर सकते कि उठ के आए मार दिया घुमा दिया किसी के घुसा, वो लग गया तो प्रॉब्लम होगी। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा एक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है। थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर, आराध्य नाम है मेरा। हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन तो आपसे ये है कि आपने अक्षय खन्ना के साथ काम किया। अक्षय खन्ना वो शख्सियत है कि मतलब वो एक्टर और सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी ना सोशल मीडिया पर आए, और उसके अलावा भी वो कहीं उतना ज़्यादा मतलब पब्लिक अपीयरेंस उनकी नहीं रहती है। इतनी सक्सेस मिली, इतनी प्रेज मिल रही है, लेकिन अभी भी उनका कोई इंटरव्यू नहीं है या कोई पब्लिक अपीयरेंस हम लोगों को नहीं मिल रही है। आपने उनके साथ काम किया, ऐसी कोई बात होगी जो आप उनके बारे में शेयर कर सकें जो शायद अभी तक लोगों को नहीं पता है? क्योंकि अक्षय खन्ना एक अभी भी छुपे रुस्तम है, तो हम लोग उनके बारे में नहीं जानते। तो आपने शूटिंग के दरमियान कोई ऐसी चीज़? जैसे कि मैंने इनको बताया कि अब वो समझ गए हैं कि जो अदाकारी है, जो कला है एक एक्टर की, जितना वो अच्छे से वो निकाल सकेंगे है जो ज़रूरी होता है उनकी प्रमोशन में, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। उसमें ना ही इन्वॉल्व रहे, वो अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देंगे। भाई के सवाल से एक सवाल आया। हाँ, आप कैसे कांटेक्ट करते हो अक्षय खन्ना से, या वहाँ पे है ही नहीं सर, जो लोग थे वो छोड़ कैसे के भाग करते गए हमारे को, रहमान भाई छोड़ के भाग गए। बड़ी कोशिश करी बचाने की, भाग गए, मतलब मिल ही नहीं रहे वो तो। आदित्य धर ने बताया कैसे कांटेक्ट किया था? सोशल मीडिया पे नहीं है, फोन नंबर से किया होगा। नहीं, उनके पास तो रहा होगा, हमने भी बड़ी कोशिश करी सर अक्षय सर का फ़ोन नंबर मिल जाए, लेकिन वो मना कर देते कि नहीं नहीं। हाँ प्रोटोकॉल है, नहीं देंगे। ठीक है कोई बात नहीं सर, चलेगा। सर एक क्वेश्चन और है हाँ कि आपने रॉकेट सिंह में और ये जवानी है दीवानी में रणवीर कपूर के साथ काम किया है, धुरंधर में आपने रणवीर सिंह के साथ काम किया है। मौजूदा वक्त में ये दोनों मतलब भारतीय सिनेमा के एक उभरते हुए स्टार और लीजेंड माने जा रहे हैं। तो इन दोनों के काम करने के तरीकों में क्या अंतर है, या दोनों की अपनी अपनी अप्रोच क्या है खुद को पर्दे पे दिखाने की? हाँ, मेरा मानना है कि दोनों आज के ज़माने में जो आज की रिक्वायरमेंट है स्टार की, वो फुलफ़िल करते हैं, क्योंकि दोनों एकदम हम्बल हैं। उनका ये ज़रूरी नहीं है कि मैं स्टार हूँ, मैं सेट पे आया हूँ, सब आके मेरे को जी हजूरी करें या मेरे से आके नमस्ते बोल के जाएं। वो खुद जा के लोगों से बात करते हैं, खुद जा के लोगों से मिलते हैं। और दोनों का चॉइस जो है कैरेक्टर्स को करने का, जो उन्होंने अपने फिल्मोग्राफी में काम किया है, अगर आप देखें तो वो एक ही कैरेक्टर नहीं है। वो हर फिल्म में कोई री इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। रिस्की होता है, कई बार लोग कहते हैं कि भाई जो गाड़ी चल रही है उसको चलाते रहो, दूसरी गाड़ी में क्यों छलांग मार रहे हो। लेकिन उन्होंने किया, और वो इंस्पिरेशन है हम सारे एक्टर्स के लिए कि रुक मत जाओ,
एक ही कैरेक्टर करने के चक्कर में क्या हाँ ये लोगों को अच्छा लग रहा है, इसमें पैसा मिलेगा, यही करते रहो साल 2 साल 10 साल, नहीं, वो छोड़ो, नया ढूंढो, अपनी कला को और एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। हाय, मेरा नाम शोभित चतुर्वेदी है। शोभित, हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि धुरंधर में इतनी शानदार एक्टिंग, इतना फेम पाने के बाद आपका वहाँ मतलब कैरेक्टर ख़त्म पे ही है, तो आपको कितना अफसोस है कि आप सेकंड पार्ट का हिस्सा नहीं हो गए? बहुत अफसोस है सर, क्योंकि मेरे को उसकी स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ाई आदित्य सर ने, क्योंकि आपको कह रहे तुम हो ही नहीं, तुमको क्यों पढ़ने की, अरे सर मतलब स्क्रिप्ट तो पढ़ने, नहीं 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 तुमको पढ़ाएंगे ही नहीं, देखने जाना और मैं मुंह पे बोल दिया देखने जाना है, ऐसे क्यों? तो मेरा वो है कि अरे नहीं हूँ सेकंड पार्ट में, दुख तो है, लेकिन अब और एक्साइटमेंट है जानने के लिए कि क्या होगा, क्योंकि अब फिल्म जो निकल के आई है वो हम तो एडिटिंग प्रोसेस में बैठते नहीं है, हमने अपना पार्ट किया, हमने आके डबिंग करी, बाद में जब फिल्म कट के आती है और हम स्क्रीन पे देखते तो पता चलता अरे ये बना दिया, इस तरीके से गाने इस्तेमाल हुए हैं, इस तरीके से सीन्स बनाए गए हैं, तो अब और एक्साइटमेंट है सेकंड पार्ट को देखने की। थैंक यू। थैंक यू। चलिए और कोई सवाल? हाँ जी, हेलो सर, हेलो शोभित सर। नाम है हाँ जी सर। एक्चुअली क्या है ना, आपका सीन देखा मैंने हाँ जी। रणवीर सिंह सर के साथ, आपने काफ़ी अच्छा सीन किया है। हाँ। तो सर कुछ ऐसा सीन का मूवमेंट जो आप शेयर करना चाहें? ये वाले सीन का, हमजा के साथ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डोंगा का हाँ कैसा तालमेल था? अच्छा तालमेल था डोंगा और हमजा। Off screen? ऑफ स्क्रीन बहुत सही था, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो उनमें से नहीं है, रणवीर सिंह उनमें से नहीं है कि आप उनके पास जी हजूरी करने आइए, उनको ज़रूरत थी कि सारे एक्टर्स जो हैं वो कंफर्टेबल फील करें उनके साथ, ताकि उनका और जो कैरेक्टर है वो निकल के आए। तो हाँ, हंसी मजाक करते थे उन्होंने, जब भी वो मिलते थे तो मेरे पेट पे ऐसे गुदगुदी करके मेरे को बोलते यार डोंगा तैयार हो गया, मैं हाँ जी तैयार हो गया, खाना बन गया, मैं हाँ जी खाना बन गया, आ जाओ कर लेते। तो वो एक माहौल बन जाता है जिसके वजह से आप कंफर्टेबल फील करते हो ऐसे एक्टर्स के साथ कि ये ना आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपको ये नहीं सोचने की ज़रूरत कि स्टार के साथ कर रहे हो, स्टार के साथ कितनी एक्टिंग कर सकते हो, क्या आप उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हो, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सीन के अंदर डोंगा हो जाता है उसको समझाने के लिए कि चौधरी असलम कौन है। तो वो जो है वो कंफर्ट लेवल जो हमको देते हैं उसके वजह से आई थिंक कैरेक्टर निकल के आया है। हो जाए वो आइकॉनिक स्टेप एक। हाँ मतलब ये एक आखिरी सवाल मेरा। हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली 2 हैं। हाँ। तो एक तो मैं ये जानना चाह रहा था कि धुरंधर की स्टार कास्ट अपने आप में इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, तो एक तरफ रणवीर सिंह जो एनर्जेटिक हैं, पूरे टाइम मस्ती मजाक का माहौल रखते हैं, दूसरी तरफ अक्षय खन्ना हाँ जी। जो एकदम शांत कोने में बैठकर अपना किरदार रिहर्स करते हैं। इन दोनों के बीच आपने कैसे बैलेंस किया, क्योंकि आपके सीन तो दोनों के साथ हैं? तो हमारी जो गैंग है फिल्म के अंदर उसका एक डायनामिक है, एक दूसरे से बर्ताव करने का तरीका। तो हमने देख लिया था कि इधर रणवीर सिंह हैं जो एनर्जेटिक, सबसे मिलते रहते हैं, सब पे नज़र रखे रहते हैं कि कब क्या कैसे हो रहा है। दूसरा अक्षय खन्ना है, वो अपने कोने में बैठ के अपने कैरेक्टर पे काम करते हैं। तो हम गैंग मेंबर्स ने अपना एक झुंड बना लिया था कि हम वहाँ पे गैंग वाली जो हरकतें होती है ना, एक दूसरे की लेग पुलिंग करना, जाके कि लोगों को तंग करना, हमने वो शुरू कर दिया था सेट पे, ताकि बड़ी आराम से हम जब स्क्रीन पे आए तो वो हम क्रिएट करें। और आई थिंक जैसे मैंने बताया रणवीर सिंह हर किसी के साथ हंसी मजाक करते हैं, तो जाके अक्षय खन्ना जी के साथ भी करते थे जब उनके साथ मिलते थे। तो हमको देख के बड़ा मजा आता है, हाँ सीरियस बैठे हुए थे लेकिन रणवीर सिंह ने हंसा दिया। तो हमारी चैलेंज हो जाती थी कि आज हंसेंगे, आज मस्ती करेंगे, नहीं आज नहीं करिए, ओके ठीक है ठीक है, समझ में आएगा। ओके, आखिरी सवाल। हाँ जी। आपने कितने वक्त फिल्म की शूटिंग की? ये मैंने पिछले साल अगस्त में शुरू करी थी इनके साथ और इस साल अगस्त में जाके खत्म हुआ, तो एक पूरे साल और 12 महीने में हाँ जी। आपका एक यादगार पल रणवीर सिंह के साथ जो आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, और एक यादगार पल अक्षय खन्ना के साथ, वो कौन सा रहा? जी, मेरा आई थिंक रणवीर सिंह के साथ सबसे पहला दिन जब हमने शूट किया था, तो इसी सीन से पहले हम उसको घर दिखाते हैं जहाँ पे वो रहेगा, जो बाद में वहाँ पे डायरी वगैरह लिखते हैं जो, तो वो सबसे पहला दिन वो ही शूट का था। और हम रिहर्स करने गए थे सेट पे, तो पूरा सेट खाली था, आदित्य सर, रणवीर, मुझे और गाजी करके हैं जिन्होंने स्याही का कैरेक्टर किया है, उनको छोड़ के। तो हम वो गलियों में घूम रहे थे और सीन रिहर्स कर रहे थे, और करते करते करते, क्योंकि वो मेरी पहली मीटिंग थी रणवीर सिंह के साथ, तो पूरा जब सीन रिहर्स हो गया था, हमने फाइनलाइज कर दिया था कि हम ऐसे करेंगे, आदित्य सर खुश हो गए थे। तो जाने लगे तो रणवीर सिंह ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि ब्रदर बहुत मज़ा आने वाला है। मैं कहा सर थैंक यू। और जिस गर्मजोशी से उन्होंने बोला ना कि इसी चीज़ की मैं होप कर रहा था, क्योंकि मेरे ख्याल से उनका भी वो फर्स्ट डे ही था शूट का, तो वो जो एनर्जी मिलती थी ना, जो मिली उस दिन कि अच्छा 1 साल शूट करना है और बहुत सारे सीक्वेंसेस आने वाले हैं, वो उस दिन की एक एनर्जी है जो पूरे साल मेरे को लेके चली गई। एंड आई थिंक अक्षय सर जी के साथ, अक्षय खन्ना जी के साथ ये था कि एक पॉइंट आता है फिल्म के अंदर जहाँ पे हम गाड़ी में फ़ाइट कर रहे हैं, फ़ाइट करने के बाद LTF का अटैक होता है और हम गाड़ी के पीछे बैठे होते हैं,
तो जब वो सीन कर रहे थे तो उन्होंने, मेरे को मालूम था कि ये वो मोमेंट है जहाँ पे डोंगा उनको बोलता कि भाई आप भागो, मैं देख लूँगा, आपको बचाने के लिए मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। तो वो सीन जब कर रहे थे तो उन्होंने 1-2 बार बोला कि अरे अब समझ में आया डोंगा का कैरेक्टर, क्योंकि उसके बाद थोड़े और हमने सीन करने थे जो तब तक हुए नहीं थे। तो उन्होंने कहा अरे अब पकड़ में आया, तूने सही करा है। तो वो उस मोमेंट में एक्शन से पहले उनका ये बोलना, ऐसे उन्होंने मेरे को कोनी मार के कहा कि आंखों से ऐसे बोल दिया कि सही कर रहा है। बस मेरे लिए ये था कि नवीन अब होने वाला है, सही अब होने सही रास्ते पे है, सही कर रहा है तो दिखेगा ज़रूर। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so बस much. जाते जाते एक बार वो आइकॉनिक स्टेप हो जाए। आइए 1 2 3 गो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोगों को क्या लगता है धुरंधर फिल्म को लेकर, नवीन कौशिक की बातें सुनने के बाद? और धुरंधर फिल्म हमने स्क्रीन पे तो देखी, लेकिन ऑफ स्क्रीन क्या कुछ हुआ, वो सब समझने के बाद, जानने के बाद, क्योंकि स्क्रीन पे तो हमने देखा कि कैसे क्या 3.5 घंटे में आके हमें दिखा दिया गया, लेकिन उसके पीछे जो सालों की मेहनत थी अभिनेताओं की, निर्देशक की, उसको लेकर जो हमें आज जानने को मिला कि कैसे वो बनी मूवी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब